नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण परिवेश से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों के बारे में, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में शब्दावलियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेता है और ये कब आपके एग्ज़ाम में एक नंबर का टपक जाए किसी को नहीं पता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। हालांकि शब्दावलियों से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं, लगभग आप देखोगे तो 100, 150, 200 शब्दावलियाँ हैं। लेकिन चूँकि आप यूपी से बिलोंग करते हो, आप ऑलरेडी एक ग्राम परिवेश से बिलोंग करते हो, तो आपको उसमें लगभग 50 से 70% तक शब्दावली ऑलरेडी पता होती हैं। लेकिन कुछ शब्दावलियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ा साइंटिफिक होती हैं, जो थोड़ा पुराने शब्द की होती हैं, जिनके हमारे बाप दादा यूज करते थे, तो वो शब्दावलियाँ होती हैं, तो उनको शायद हम नहीं जानते हैं। तो थोड़ा बहुत उससे संबंधित और जो थोड़ा साइंटिफिक से संबंधित शब्दावली है उसको आज हम चेक करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, जैसा कि मैं हमेशा उम्मीद ही करता हूं। कभी ऐसा होता नहीं है, फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं भी आज भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट होने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि हम पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पहले कभी ना कभी पूछा गया है। तो पहले हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि एक वार्म अप हो जाए, आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ, आपको पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है ग्रामीण परिवेश से संबंधित। तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन फिर हम अपनी शब्दावलियों पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज हमने लिया है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में चाहे चकबंदी में पूछा गया हो, चाहे वो राजस्व में पूछा गया हो। दोस्तों, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर चकबंदी और राजस्व में जो सिलेबस में अंतर है, कुछ आप क्लेरिफिकेशन दे दीजिए कि किस में क्या पूछा जाएगा, और हम चकबंदी की पढ़ाई करें कि राजस्व की पढ़ाई करें, इससे संबंधित आप एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो मैं जल्द से जल्द लाऊंगा, जैसा समय मिलेगा मुझे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, ये 2006 में प्रारंभ किया गया था मनरेगा कार्यक्रम, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार, देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो एक एरो लगा हुआ है, इससे ये आपको कंफर्म करना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कुछ ऐसे आपको पढ़ना है। मतलब ये शब्द यहाँ पे और ये शब्द यहाँ पे आपको एक्सचेंज कर लेना है, आगे पीछे कर लेना है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका फुल फॉर्म होगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आप लोग समझ लीजिएगा। 2009 में इसका नाम बदला गया था, इसके पहले इसका नाम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना था, जो कि 2006 में लाया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन ये क्वेश्चन आपने देखा होगा और समझा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जब इसके प्रारंभ करने का वर्ष माना जाएगा तो 2006 ही माना जाएगा, जो कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ वर्ष था। यानी कि इसी को बाद में महात्मा गांधी बोल दिया गया, तो हम जो स्थापना वर्ष मानेंगे ये 2006 ही मानेंगे। 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये शायद सभी को पता होगा कि चौथा स्थान है, और यहाँ पे हम क्रम देख लेते हैं। नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे एमपी है, एंड देन महाराष्ट्र, एंड लास्ट में चौथा जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे भारत में चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 में हुई थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्या था, ठीक है। चूँकि पास्ट की बातें हैं तो था यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये जो वार्षिक आय है 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ये 20,000 वार्षिक निश्चित की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। बीपीएल से नीचे के लिए या बीपीएल से ऊपर के लिए जो भी मतलब एक क्राइटेरिया, जो एक थ्रेशोल्ड बनाया गया था, वो 20,000 रुपये सालाना था, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यह है SGSY का पूर्ण रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो स्थापना वर्ष है, आप ध्यान दीजिए कि 1 अप्रैल 1999 को ये स्थापित किया गया था, ठीक है। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कहाँ तक पहुँच गया? तो ये इसका आंसर है 912 तक पहुंच गया था। जो लिंगानुपात है, यानी कि एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया था। पहले ज़्यादा लिंगानुपात था, लेकिन
कई सारे प्रावधान किए गए होंगे। इसके चलते 912 मतलब 1000 लड़के पे 912 लड़कियां हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। और पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां हैं, ठीक है, पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बीपीएल सूची से छूटे हुए परिवारों को लाभ देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो बीपीएल सूची से छूटे हुए परिवारों को लाभ देने के लिए सरकारी समाजवादी पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी। यहाँ से जो बीपीएल सूची से छूट गए थे उनको जो सुविधाएं मिल पाए, ये किसके माध्यम से दी जाएंगी? समाजवादी पेंशन स्कीम के माध्यम से। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन जो लिया है ये ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियों पे। शब्दावली से संबंधित जो वीडियो है इसको आप पूरा देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आज में भी आपको नॉइज़, एक्सटर्नल नॉइज़ आ सकती है। मुझे नहीं पता कि आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आज नवरात्र पर्व स्टार्ट हुआ है। पहले तो मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को कि आपका जो ये जाड़ा वाला टाइम है ये बहुत अच्छे से निकले, आपके सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और अपना आप बेस्ट दे सको, जैसा कि मैं कई टाइम टेबल के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये शायद नॉइज़ आपको सुनाई पड़े क्योंकि साइड में ही रामायण वगैरह का जो वीडियो चलता है गांव में, वो लोग देख रहे हैं, तो मे बी वो नॉइज़ आपको आ सकती है। फ़िलहाल एक दीपावली पर्व पे हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे, आज या कल में आपको बना देंगे कि हम लोग बचपन में अपना फेस्टिवल, अपना जो दीपावली है वो कैसे इंजॉय करते थे, क्या क्या हमारे अंदर जो एक भावना होती है खेलने की, खाने की, देखने की, एंजॉय करने की, जो दुर्गा पूजा होता है उसको एंजॉय करने की, वो मैं आपको अपने बचपन की यादों के बारे में आपको पूरा का पूरा कंफर्म करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है उस सेशन में। फ़िलहाल देखिए अपना हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सब प्रमुख शब्दावलियों के अंतर्गत देखिए पहला जो शब्दावली है ये है अड़साली फसल। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भाई अड़साली फसल क्या है। अब नहीं जानोगे आप, लेकिन आपके शायद हो सकता है परदादा या फिर दादा जानते हो। यही कह रहा हूँ कि कुछ साइंटिफिक शब्द और कुछ पुराने शब्द आपको मिल सकते हैं। तो अड़साली फसल का मतलब ये है कि फसल जिसकी अवधि 18 माह की होती है, जिसकी अवधि 18 माह की होती है, जैसे गन्ना, ठीक है, ये साउथ में जो गन्ना बोया जाता है वो 18 माह तक बोया जाता है, तो अड़साली फसल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगला है हवावीय पौधे। जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है, लेकिन मैं एकदम से स्पष्ट करना चाहता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिख दिया यहाँ पे। जो पौधे हवा में उगाए जाते हैं उनको हम हवावीय पौधे कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है एग मार्क। एक राष्ट्रीय तमगा या फिर संस्था आप बोल सकते हो जो कृषि एवं पशु उत्पादों की गुणवत्ता दर्शाए, ठीक है। आप देखते होंगे कई सारे जो पॉकेट वगैरह बने रहते हैं जिसमें कृषि से संबंधित या खाद्य से संबंधित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उससे संबंधित कोई चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पे एग मार्क लगा होता है, ठीक है। तो वही है एक राष्ट्रीय तमगा जो कृषि एवं पशु उत्पादों की गुणवत्ता दर्शाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वृक्ष फसलों को कृषि फसल के साथ उगाना। कृषि फसलों के साथ में जो वृक्ष फसलें उगाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं एग्री सिल्वीकल्चर, ठीक है। अगला पॉइंट है कृषि वानिकी। इसका मतलब है भूमि उपयोग की ऐसी पद्धति जिसमें वर्षीय पौधों या वृक्षों को कृषित भूमि में उगाएं, ठीक है। कृषि वानिकी का मतलब है भूमि उपयोग की ऐसी पद्धति जिसमें बहुवर्षीय पौधों या वृक्षों को कृषित भूमि में उगाएं, ठीक है। बहुवर्षीय पौधों को ध्यान दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन जान लीजिए कृषि वानिकी क्या होता है। अगला है गली खेती। पूछ सकता है भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जब गलियारों के बीच उगाया जाए, जैसे खेत वगैरह में क्या होता है मेड़ बना देते हैं, गली बना देते हैं, उस टाइप की जो होती है उसको हम बोलते हैं गली खेती। क्यों की जाती है? भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कि फसल उसमें ज़्यादा अच्छे से उग सके, उसको जो पर्याप्त मात्रा में जो भी उसको चाहिए वो मिल सके, ऐसी खेती को हम गली खेती बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमन चावल। अमन चावल आप ये समझ लीजिए कि धान जो इसकी बुआई होती है, ऐसा धान जिसकी बुआई जुलाई अगस्त तथा कटाई जो है नवंबर दिसंबर में हो, उसको हम अमन चावल बोलते हैं। आई थिंक ये नॉर्मल चावल ही है, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा चावल है भाई ये, लेकिन इसको हम बोलते हैं अमन चावल, जिसकी बुआई जुलाई अगस्त में तथा कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। इसके बाद में है एक अगला पॉइंट है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि BHC का फुल फॉर्म क्या है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, जिसका जो एक कीटनाशी है, कीटनाशी के लिए इसका हम यूज़ करते हैं खेतों में। अगला है पॉइंट बैग।
गाय का जो अयन होता है, अयन मतलब आई थिंक होता है दूध, ये पर्यायवाची है दूध का, ठीक है। तो गाय का जो अयन होता है दोस्तों, अयन ये पर्यायवाची है दूध का, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। शायद तो मुझे ही लग रहा है, क्योंकि सडनली मैं देख रहा हूँ, मुझे फिर बाद में याद नहीं रह गया कि मैं इसको कंफर्म कर लूँ, तो आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। तो उसका जो बैग होता है, मतलब गाय का जो दूध एक बैग टाइप में बन जाता है जिसमें दूध रहता है, तो उसी को बोलते हैं बैग। ये गाय से संबंधित वर्ड है, तो मैं भी पूछ ले एग्जाम में आपसे, क्योंकि भाई दिया था तो मैं भी पूछ सकता है ना। इसके बाद में है बायोमास। पौधे या फसल द्वारा उत्पादित कुल शुष्क पदार्थ मात्रा प्रति इकाई क्षेत्र से। देखिए बायोमास का मतलब ये होता है कि कितना शुष्क शुष्क जो क्वांटिटी है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो जैसे गेहूं का दाना है और साथ में जो भूसा है, वो टोटल जब हम मिला देंगे तो उसी को बोलते हैं बायोमास, ठीक है। टोटल मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जो खाद्यान्न चीज़ें निकलती हैं उसका हम टोटल निकालें तो वही होता है बायोमास। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पौधे या फसल द्वारा उत्पादित कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र से, यानी कि पार्टिकुलर प्रति इकाई क्षेत्र से कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा को हम बायोमास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गेहूं का दाना प्लस भूसा, ये मिलके बनता है बायोमास, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये है कैल्सीफ्यूज। कैल्सीफ्यूज होता है अम्लीय मृदाओं में उगने हेतु उपयुक्त पौधे। जो पौधे अम्लीय मृदा में उगते हैं, अम्लीय मतलब एसिड मृदा में उगते हैं, उनको हम बोलते हैं कैल्सीफ्यूज, ठीक है। अगला पॉइंट है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो है ये पौधों में क्लोरोफिल की कमी से पीला रंग उत्पन्न होने का कारण जो है इसको हम क्लोरोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तत्व बिगड़ जाते हैं, यानी कि जो पर्याप्त मात्रा में किसी पौधे को चाहिए वो चीज़ उसको जब नहीं मिल पाता है, तत्व बिगड़ जाते हैं, तो ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। पौधों में क्लोरोफिल की कमी से पीला रंग उत्पन्न होना क्लोरोसिस कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, सहचर फसल। सहचर फसल का मतलब होता है अधिक उपज के लिए किसी फसल के साथ उगाए जाने वाली अन्य फसलें। सहचर का मतलब होता है साथ में चलना, अगर हिंदी में आप इसका तात्पर्य देखोगे तो साथ में चलना होता है, यानी कि किसी फसल के साथ में कोई और फसल अगर उगा दी जाती है तो उसको बोलते हैं सहचर फसल। इसके बाद में अगला पॉइंट है कोनो बीडर। दोस्तों ये पूछ सकता है कि कोनो बीडर का कार्य क्या है, खरपतवार नियंत्रण करना या फिर खेत जोतना या फिर कटाई करना, कुछ इस तरह से वो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये ध्यान दीजिए, कोनो बीडर एक तरह से यंत्र है जो कि धान में हस्तचालित यंत्र है, मतलब हाथ से चलाने वाला यंत्र है, 2 हैंडल का होता है, जो खरपतवार नियंत्रण करता है। यानी कि ये किस तरह का यंत्र है, खरपतवार नियंत्रण। दोस्तों कौन से यंत्र से हम कौन सा कार्य करते हैं इस पर एक वीडियो मैं ला दूंगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखा है कि कई बार पूछा गया है कि किस यंत्र से कौन सा कार्य किया गया है, या और डिटेल में जो भी चीज़ें उससे संबंधित पूछी जाएगी। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा, लगभग 15-20 मिनट का होगा, तो उसको आप लोग देखोगे तो वो चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। मे भी 1 नंबर का एग्जाम में आपसे पूछ ले। देखिए अगला पॉइंट है शस्य प्रणाली। शस्य प्रणाली क्या होता है, फसल उगाने के लिए सभी अवयव, उनका आपसी संबंध तथा वातावरण से संबंध है। यानी कि फसल उगाने के लिए आप जो भी काम करते हो A to Z, यानी कि वातावरण का प्रभाव तक इस प्रणाली में शामिल है। यानी कि फसल उगाने के लिए सभी अवयव, सोच सकते हो कि यानी खाद लग रहा है, सिंचाई हो रही है, आप लग रहे हो, आप भी एक तरह से अवयव ही हो खेत में फसल उगाने के लिए, उनका आपसी संबंध, ठीक है, और वातावरण से संबंध आदि शस्य प्रणाली कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यह है क्यूसेक। क्यूसेक बहने वाले पानी की वह मात्रा जो घन फुट पर सेकंड के हिसाब से बहती हो। यानी कि 1 सेकंड में जैसे पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, तो 1 सेकंड में पार्टिकुलर अगर यहाँ पे कुछ लगा हुआ है तो 1 सेकंड में इधर कितना घनफुट पानी निकल गया, उसी को बोलते हैं क्यूसेक, ठीक है। तो बहने वाले पानी की वह मात्रा जो 1 सेकंड में 1 घनफुट पानी निकाल देता हो उसको हम बोलते हैं क्यूसेक, ठीक है। अगला पॉइंट है सूखा वर्ष। यानी कि सूखा वर्ष कब माना जाए। आप सुने होंगे कि आज ये साल सूखा रह गया, तो सूखा वर्ष का एक मानक क्या है वो उसको देख लेते हैं। जब किसी वर्ष में उस स्थान की सामान्य वर्षा से संभावित विचलन के दुगने से कमी आ जाए। अब ये जो एक वर्षा वाला या फिर जो मौसम संबंधी जो वर्ड है या विचलन निकालना, ये विचलन क्या बोलते हैं उसको, डिफिशियंसी बोलते हैं, आई थिंक ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। वो विचलन निकालना अलग होता है, मॉड वगैरह लगा के निकालते हैं। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि ये टर्म एंड जो वर्ड है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब किसी वर्ष में उस स्थान की सामान्य वर्षा से, ऑब्वियस ही बात है कि जब सामान्य जो वर्षा हो रही थी उससे कम वर्षा होनी चाहिए, तो संभावित विचलन के दुगने से भी
कम, संभावित विचलन के दुगने से भी कम। ठीक है, तो ये जब चीज़ होगी तो उस वर्ष सूखा वर्ष घोषित हो जाएगा उस एरिया में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद में है एपिनेस्टी। एपिनेस्टी क्या होता है? कोशाओं की अनियमित वृद्धि के कारण पत्तियों एवं तने की ऐंठन। ठीक, कभी कभी आप देखते होगे कि कोई पौधा ऐसे बढ़ रहा है तो वो ऐंठ जाता है, ऐसे कभी ऐसे ऐंठ जाता है, तो वो क्या होता है, इसको हम एपिनेस्टी बोलते हैं। कोशाओं की अनियमित वृद्धि के कारण पत्तियों एवं तने की ऐंठन को हम एपिनेस्टी बोलते हैं। अगला पॉइंट है इटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे आपसे लॉजी से संबंधित बायोलॉजी, फिजियोलॉजी है ना, क्रोनोलॉजी, तो इस टाइप से ईटियोलॉजी है। पशु पौधे मानव में रोगों के कारणों का पता लगाना ईटियोलॉजी कहलाता है, यानी कि रोग उत्पन्न ही क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, ये पता लगाना पशुओं में और इंसानों में, मानवों में, इसको हम बोलते हैं ईटियोलॉजी। अगला पॉइंट है फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब होता है एक फसल जो मुख्य रूप से रेशे और साथ साथ में तेल एवं बीज के लिए उगाई जाए, यानी कि कोई ऐसी फसल जिससे हम रेशा भी निकालते हैं और उससे हम तेल भी निकालते हैं, ऐसी फसल को फ्लैक्स बोलते हैं। फ्लैक्स पॉइंट यूज़ होता है और वो एग्जाम्पल है अलसी। अलसी से हम रेशा भी निकाल लेते हैं और उसका तेल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी कि खाद्यान्य फसल। ऑब्वियस सी बात है कि हरित क्रांति का जो आया था, मतलब ये जिसके लिए पहल किया गया था वो संबंधित था खाद्यान्य फसलों से, और उसमें भी मेनली जो मेन खाद्यान्य फसलें हैं वो है गेहूं और चावल। ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछता है कि हरित क्रांति जो खाद्यान्य फसलें हैं वो किस पर ज़्यादा केंद्रित था, तो गेहूँ और चावल पर केंद्रित था। ठीक, इसके बाद में देखिए ये क्या लिखा हुआ, हरित क्रांति वही लिखा हुआ है यहाँ पे, खाद्यान्य फसल जो कि गेहूँ और चावल पर केंद्रित था, में उल्लेखनीय वृद्धि, यानी कि जस्ट जो मैंने बताया भी आपको। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ये एन बोरलॉग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एन बोरलॉग इसके प्रवर्तक थे या जन्मदाता थे। इसके बाद में अगला पॉइंट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूरी क्रांति। क्रांतियाँ कई सारी हुई हैं, इंद्रधनुष क्रांति है, लाल क्रांति है, टमाटर वाली जो होती है, इसके बाद में बहुत सारी पीली क्रांति है ना, श्वेत क्रांति है, तो ये क्रांतियाँ कई सारी हैं, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। बहुत आसान है और 1 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। कभी कभी आप भूल जाते हो, जैसे पीली क्रांति आप भूल जाओगे। ठीक है, इसके बाद में नीली क्रांति, नहीं वो तो याद हो जाएगा, फिलहाल मत्स्य से है। ऐसे तो कुछ चीज़ें होती है जो आपके भूल सकते हो कभी कभी, या उसको आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमिडिटी से ही आई थिंक ह्यूमस बना है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मृदा में पाई जाने वाली वनस्पति एवं जंतु की विघटित, अच्छा, वो ह्यूमस वाला है जो जहाँ से पेट्रोलियम वगैरह निकलता है। ठीक है, मृदा में पाई जाने वाली वनस्पति एवं जंतु, जो वनस्पति और जंतु हजारों सालों से मृदाओं के अंदर दबे हुए हैं, उनका जो तेल निकल जाता है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस, यानी कि जैव पदार्थ, यानी कि जो पेट्रोलियम वगैरह निकलता है वही होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला है जुवेलेनाइज फेज। जुवेनेलाइज फेज जो भी लिखा हुआ है, ये क्या होता है कि फूल पैदा करने के जस्ट पहले का फेज। फूल पैदा करने का, अच्छा फूल, आई थिंक ये फूल होगा। ठीक है, कोई पौधा है वो फूल पैदा कर रहा है, तो उसके जस्ट पहले का जो फेज़ होता है उसको हम बोलते हैं जुवेलाइज्ड फेज़। या कोई भी चीज़ अगर पैदा होने वाली है, वो परिपक्व हो रही है, तो उसको हम जुवेनलाइज फेज़ बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए ये है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग का मतलब होता है कृषित फसलों के फसल चक्र में 2 या उससे अधिक समय तक चरागाह रखना। देखिए क्या लिखा हुआ है, ले फार्मिंग में भी पूछ ले, कृषि फसलों के फसल चक्र में, यानी कि एक फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चरागाह रखना। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। कृषि फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक चरागाह कर रखना, ये होती है ले फार्मिंग। ठीक, अगला है मार्स। बचपन में क्लास 5 में 6 में ये मार्स वर्ड आपने सुन लिया होगा कि दलदली एरिया होता है, वहाँ पे मेथेन की जो अधिकता होती है वही मार्स होता है। ठीक है, मार्स गैसेस वहाँ पे निकलती हैं जिसमें मेथेन की अधिकता होती है, दलदली एरिया होता है। ठीक है, भैंस या कोई भी पशु जब पागुर करता है, जो मुंह हिलाता है, उससे जो झाग वगैरह निकलता है, उसमें भी मार्स गैस होती है, यानी कि मेथेन गैस होती है। ठीक है, अगला देखिए प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में, प्रकृति में खेती, जापानी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, प्राकृतिक खेती के प्रवर्तक कौन थे, तो ये ध्यान देना, जापानी वैज्ञानिक मेसोनेबु फुकाओ। ये 1930 में इन्होंने प्राकृतिक खेती स्टार्ट की थी। ठीक है, मतलब इससे कोई भी, जैसे हम लोग कोई बहुत सारा यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल मानव के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ये नेचुरल खेती होती है। यहाँ पे कोई भी तत्व ऐसा यूज नहीं करते हैं जो मैन मेड होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक खेती। ठीक है, ये किसने बनाया था? मेसोनोबु फुकाओ। क्या लिखा हो भाई? मेसोनोबु फुकाओ। ठीक है, इन्होंने 1930 में प्राकृतिक खेती की खोज की थी, यानी कि स्टार्ट किया था। इसके बाद में है ऑब्लिगेट, इंग्लिश वर्ड है खरपतवार। ठीक है, मनुष्य के सहयोग से उगे हुए खरपतवार, यानी कि कोई ऐसा खरपतवार जो मनुष्य के सहयोग से उत्पन्न हुआ हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट खरपतवार। ठीक, अगला पॉइंट है पेलिनोलॉजी। ये होता है पौधों के परागकणों का अध्ययन। ठीक है, पौधों के परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है पेट्रोफाइट। पेट्रोफाइट यानी कि चट्टानों पर उगने की क्षमता रखने वाला पौधा। ऐसा पौधा जो ज़मीन पे तो छोड़ दो, चट्टानों पे उगने की क्षमता रखता है, इसको बोलते हैं पेट्रोफाइट। ये चट्टान पे फाइट करके वो उगता होगा, यानी कि पेट्रोफाइट। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दियारा खेती। दियारा खेती भाई क्या होती है? दियारा खेती नदियों के किनारों वाली भूमियों में बाढ़ के बाद, यानी कि कहीं पे अगर किसी एरिया में बाढ़ आता है और इसके बाद में नदियों के किनारे जो गांव होते हैं वहाँ पे जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं दियारा खेती। वर्ड याद होना चाहिए दियारा क्या होता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दियारा कहीं से भी बाढ़ से संबंधित या उससे, अच्छा एक चीज़ जिसको और बोलते हैं कटोरा नुमा खेती। ठीक है, तो दियारा खेती या फिर कटोरा नुमा खेती क्या है, एग्जाम में अगर आएगा तो भाई जो एरिया बाढ़ से प्रभावित होता है और बाढ़ आने के बाद में जब बाढ़ चला जाता है तब जब वहाँ पे खेती है उसको बोलते हैं दियारा खेती। इसके बाद में है मृदा पीएच। पूछ सकता है कि भाई पीएच क्या होता है? तो एक मृदा की हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के व्युत्क्रम, यानी कि हाइड्रोजन आयन कोई है, इसकी सक्रियता का व्युत्क्रम का लॉग। ठीक है, ये जब निकालते हैं हम तो इसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। यानी कि फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, एक मृदा की लॉग वैल्यू, यानी कि ये देखिए कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो होता है कुछ ऐसा। ठीक, तो यानी कि हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के व्युत्क्रम के लघुगणक को हम मृदा पीएच कहते हैं। अगला पॉइंट है टैगमैन। बीज में बीजावरण के अंदर वाली सफ़ेद परत, जब कोई आप बीज वगैरह खोलते होगे तो जस्ट इसके ऊपर जब तोड़ते होगे तो एक सफ़ेद परत लगी होती है, इसको बोलते हैं टैगमैन। बीज में बीजावरण के अंदर वाली सफ़ेद परत बारीक झिल्ली जैसी होती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भैया आप लोग बोलते हो कि सर क्लास लिया करो, अब मैं इसीलिए कभी कभी क्लास नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी होती है। अब मैं भी शायद आपको नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि इस टाइम उन्होंने वॉल्यूम अपना तेज़ कर दिया है। अब रामायण चल रहा है, वहाँ पे हाई हुल्ला होगा, मे भी आपको आवाज़ आ रहा हो, तो आप उधर ना ध्यान दे के आप इधर ध्यान देना, मेरी आवाज़ पर ध्यान देना। ठीक है, अदरवाइज़ आपको नॉइज़ लग सकता है। तो अगला जो पॉइंट है ये है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर में क्या है कि यह मृदा नमी तनाव को मापने का एक यंत्र है। ध्यान देना, यह मृदा नमी तनाव को मापने का एक यंत्र है, इसको हम बोलते हैं टेंसियोमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट है यूरिया। कार्बनिक उर्वरक होता है जिसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 46% होती है। ध्यान देना, यूरिया कैसा पदार्थ है? तो एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है ये 46% होती है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बता देना है कि 46% होती है। ठीक है, इसके बाद में है जैरिक। पौधों को पनपने के लिए नमी की जो अल्प मात्रा होती है, मतलब कम से कम नमी में कोई पौधा अगर निकल जाता है तो वो जैरिक के अंतर्गत आता है। जैरिक पौधों को पनपने के लिए नमी की अल्प मात्रा, यानी कम से कम मात्रा नमी की। ठीक है, इसके बाद में है हॉटिनेट। ठीक है, हॉटनेट आप बोल सकते हो। देखिए साइंटिफिक पॉइंट मैंने बोला था ना कि बाप दादाओं के ज़माने का वर्ड आ सकता है, और इसके बाद में साइंटिफिक यानी कि जो डिजिटलाइज्ड दुनिया चल रही है उससे भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हॉट नेट क्या है? भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात किए गए, मतलब भारत से यूरोपीय संघ को, या यूरोपीय संघ का मतलब जो उसके देश हैं, आई थिंक 28 देश हैं, तो यूरोपीय सॉरी हाँ, भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात किए गए खाद्यान्नों के प्रमाणन हेतु इंटरनेट आधारित सिस्टम, यहाँ से जो हम लोग भेजते हैं खाद्यान्न वगैरह, उसका जो इंटरनेट सिस्टम होता है, यानी कि लेन देन व्यापार का, है ना, तो उसको हम बोलते हैं हॉट नेट। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, ये है डैगनेट। डैगनेट में ये क्या है? ये सरकार और कृषकों को बीच में, ध्यान दीजिएगा, ये हॉट नेट जो है ये हम जो बाहर भेज रहे हैं वो चीज़ें हैं,
और डैगनेट क्या है, ये सरकार और कृषकों के बीच में संपर्क विकसित करने में जो मदद होता है उसको हम बोलते हैं। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, और ये क्या है, ये वैन है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अगला देखिए, सॉरी जस्ट, हाँ ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, आई थिंक नाक में घुस गया था। चलो अगला पॉइंट जो है ये है ब्लू बॉक्स। इसके अंतर्गत ब्लू बॉक्स, जैसे नाम लग रहा है कुछ एक मतलब कोई एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर कोई हीरा जवाहरात रखा हो और उसको चोरी करने के लिए चुराने की कोई प्रयास करे। जैसे साहू मूवी आई थी ना, ब्लू बॉक्स उसमें कुछ था, सही ना। साहू मूवी क्या था, वो बाहुबली वाली जो मूवी थी साहू, उसमें ब्लू बॉक्स था, ऐसे ही कुछ नाम था उसका। ठीक है, तो ब्लू बॉक्स का क्या यहाँ तात्पर्य है, कृषि से संबंधित। कृषि समझौते के अंतर्गत उत्पादन के उद्देश्य से कुछ हद तक सब्सिडी का प्रावधान है, यानी कि कृषि उत्पादन से संबंधित जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनमें कोई बैंक लोन वगैरह हो गया तो वहाँ पे जो सब्सिडी दी जाती है ये ब्लू बॉक्स होती है। जैसे बिजली में सब्सिडी, सिंचाई में सब्सिडी, उर्वरक में सब्सिडी, इस प्रकार की जो सब्सिडी होती है ये व्यापार को बाधित करने वाली सब्सिडी होती है। मतलब ये एक तरह से जो कॉमर्शियल लेवल पे आप देखोगे कृषि पे, वो वहाँ पे जो फ़ायदा में बाधा आती है ना, वो इससे संबंधित है ब्लू बॉक्स से। इसके बाद में एक ग्रीन बॉक्स भी होगा, वो आगे आएगा, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसके बाद में है कैप। कैप का जो फुल फॉर्म है ये देख लीजिए, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी ये है कैप। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, इसका जो, हाँ देख लेते हैं इसमें क्या है। यूरोपीय समुदाय द्वारा कृषि क्षेत्र में एक साझा नीति अपनाया गया है। क्या मैंने बोल दिया, मुझे खुद नहीं पता। यूरोपीय समुदाय द्वारा कृषि क्षेत्र में एक साझा नीति अपनाया गया है, ये है कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। ऑब्वियस सी बात है, यूरोपियों से संबंधित हमारा ज़्यादा मैटर रहता है, तो यूरोपीय देशों से हमारा जो कृषि से संबंधित जो पैक्ट है, जो आप बोल सकते हो नीति है, जो साझा नीति है, ये हो गया कॉमन, यानी कि कॉमन जो नीति है, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी है, वो हो गया कैप। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था कि ग्रीन बॉक्स आएगा, तो ग्रीन बॉक्स आप देख लीजिए। ग्रीन बॉक्स ऐसी समस्याएं, ऐसी सहायताएं जिससे व्यापार पर कोई विकृति ना आए। मतलब यहाँ पे सब्सिडी मिल रही है लेकिन व्यापार पर इससे विकृति नहीं आती है, इसको हम ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यह है क्यूरिंग। तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है आपके। तंबाकू के पत्तियों को सॉरी दोस्तों, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, क्यूरिंग, तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग बोली जाती है या कही जाती है। इसके बाद में लास्ट है हमारा सहमेड़ा। थोड़ा पुराना वर्ड है सहमेड़ा। वह जगह जहाँ खेत की 3 लाइन मिलती है उसको सहमेड़ा बोलते हैं। अब देखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे जो चीज़ आप नहीं जानते हो या फिर कम लोग जानते हैं। आप जानते हो या कोई और नहीं जानता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 मेड़ा मैं बोलूँगा तो 2 मेड़ा सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चौमेड़ा एक होता है, तो चौमेड़ा का मतलब 4 मेढ़े जहाँ पे आके मिलती हो। लेकिन बाई चांस आपके एग्जाम में सहमेड़ा आ जाता तो सारे के सारे बच्चे कंफ्यूज। ऐसी लाइन, ऐसा पॉइंट जहाँ पे खेत की 3 लाइन आके मिलती हो उसको बोलते हैं सहमेड़ा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे कौन से टॉपिक को पढ़ाता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो आप देखते होंगे कि शॉर्ट रहता है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपका वीडियो शॉर्ट रहता है, आप इसको थोड़ा बड़ा करो। देखो दोस्तों, ये जो आपने पढ़ा यही देखना, कोई अदर टॉपिक अगर कोई वीडियो पे आप जाके देखोगे किसी अन्य चैनल पे तो वो चीज़ें इसी को घसीट पसीट के उसको 1-1.5 घंटा कर देंगे। लेकिन आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे बोल रहा हूँ। मैं ऐसी कोई बात, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं दे रहा हूँ कि वो कहानी आपको सुनाऊँ। और बाई चांस देखिए, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, ये वीडियोस ऐसे हैं कि आपका एग्ज़ाम जब शुरू हो रहा है तो आप इनको एक बार सुन सकते हो। जैसे आप सो रहे हो तो सोते हुए चला दो, वीडियो ऑलरेडी चल रहा है, मेरी आवाज़ आपके कान में पड़ रही है तो वो चीज़ें आपको याद होंगी, रिकॉल होंगी। तो मैं इस पर्पज़ से इस वीडियो को, इस सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ कि ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप इसको बार बार देख सको, बार बार सुन सको, समझ सको। मैं इस पर्पज़ से नहीं बना रहा हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम में आप इसको भगा के देखो। ठीक है, 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 30 मिनट। हाँ, इसको 1x 1.25x पे आप स्पीड इसकी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। क्योंकि मैं वीडियो इस पर्पज़ से ही बना रहा हूँ कि कम टाइम में, मतलब 1 घंटे में आपको आधे घंटे का कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकले दोस्तों, क्योंकि लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर वास्तव में कैपेसिटी है एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना, धन्यवाद, जय हिंद।